नमस्ते बच्चों। हम लोग वर्ग 7 के अध्याय 8 भूगोल विषय के अंतर्गत मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में हमने विषुवतरेखीय प्रदेश अमेजन नदी बेसिन की सारी चर्चाएं आपके साथ की। आज हम इस वीडियो में अपने देश की चर्चा करेंगे और अपने देश में हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में कुछ बात आपके साथ करने वाले हैं। ये हम लोगों का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। उपोष्ण प्रदेश का मतलब क्या है? जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं उसके बाद उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में उसके दक्षिण की ओर का जो हिस्सा होता है वो उपोष्ण प्रदेश कहलाता है। आज इस कड़ी में हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। स्थिति और विस्तार का मतलब हुआ कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और वहाँ की जलवायु के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का हमारे देश में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक मानचित्र भी बनाया हुआ है अपने देश का और इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है उसको मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया हुआ है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, जैसे मैंने अमेजन नदी के बारे में बतलाया था, वो अमेजन और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों से मिल करके बनने वाला जो संपूर्ण जल संग्रहण वाला क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र। अब इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसमें सहायक नदियां हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, यमुना। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां ये सभी मिलकर जितने बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है वो पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहलाता है। यहाँ पर इसके क्षेत्र को मैंने ये लाल रंग से घेर के आपको दिखलाया है। ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है और इसकी ये सहायक नदियां हैं। और इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी ये सहायक नदियां हैं। तो ये पूरा क्षेत्र मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। अब आइए हम जाने ये 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला। अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी आप लोगों को क्लास 6 से ही है। तो 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यह फैला हुआ है। इसकी चौहद्दी के बारे में हम लोग जाने। इसके उत्तर में ये जो बेसिन है इसके उत्तर में हमारा महान हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण में ये विशाल प्रायद्वीपीय पठार है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है और इसके पश्चिमी भाग में दिल्ली की उच्च भूमि है। तो इन चारों के बीच में जो क्षेत्र है ये क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहलाता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में दिल्ली की उच्च भूमि। अब हम जाने कि ये जो हमारा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, किस चीज के लिए हम लोग इसको जानते हैं। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं इसमें 3 बातें हैं: हिमालय के गिरिपाद, सुंदरवन का डेल्टा और गोखुर झीलें। तो हिमालय इसके उत्तर में हमने देखा क्या है, हिमालय है। हिमालय का जो गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब, गिरी का मतलब होता है पर्वत और पाद का मतलब पैर। पर्वत का जो एकदम बिल्कुल निचला हिस्सा है वो बहुत ही अनोखी चीज है पूरे विश्व के लिए, हिमालय का गिरिपाद का हिस्सा। तो ये इसकी एक अनोखी चीज है। सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये इस बेसिन के प्रमुख चीज है। और गोखुर झीलें, मैंने गोखुर झीलों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि नदियां जो है प्रौढ़ावस्था में गोखुर झीलों का निर्माण करती है।
तो गंगा और उसकी सहायक नदियां बहुत ढेर सारे गोखुर झीलों का निर्माण करती है, तो इसके लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। तो ये हम लोग स्थिति और विस्तार के बारे में इसकी चर्चा हमने आपके साथ की। अब आइए हम देखें कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, जलवायु यहाँ की जलवायु जैसे भारत की जो जलवायु है वैसी ही जलवायु यहाँ की भी है, जो कि मानसूनी जलवायु इसको हम लोग कहते हैं। ये मानसून का जो मौसम होता है ये कब से कब तक रहता है? मानसून का मौसम जून से सितंबर तक के बीच का काल है। ये वर्षा काल इसको हम लोग कहते हैं। मानसूनी जो जलवायु होती है उसकी एक खास खूबी होती है। क्या खूबी है इसकी? इसमें जो गर्मी की ऋतु होती है वो गर्म और आर्द्र होती है, मतलब काफी गर्मी पड़ती है और वर्षा भी खूब होती है ग्रीष्म ऋतु में। और ठंड का जो मौसम होता है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, शीत ऋतु जिसको हम लोग कहते हैं, ये ठंडी होती है और शुष्क होती है, माने इस ऋतु में वर्षा नहीं के बराबर होती है। हम लोग का एक और खास बात, ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है। आप लोगों को मालूम है चेरापूंजी और मौसिनराम ये जो जगह हैं यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्थिति और विस्तार इसका कहाँ है और जलवायु कहाँ है। आइए अब इसके वन्य जीव और वनस्पति के बारे में आगे की चर्चा आपके साथ करते हैं। आइए अब हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में जानते हैं। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मतलब वनस्पति और फौना का मतलब वन्य जीवन या जीव जंतु। तो वनस्पति माने पेड़ पौधे यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? तो जो मैदानी भाग हम लोगों का है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका, वहाँ पर सागवान, शीशम, पीपल जैसे पेड़ बहुतायत में वहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो वन होते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। कैसे वन होते हैं ये? पर्णपाती। पर्ण का मतलब हुआ पत्ता और पाती का मतलब हो गया गिरना, मतलब यहाँ के वन पतझड़ वन कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि वर्ष के किसी एक खास मौसम में जंगल के सारे वृक्ष अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। ऐसे वनों को हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। और इस क्षेत्र में या हमारे देश में ये बसंत ऋतु के आसपास ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। और यहाँ के मुख्य जो पौधे पेड़ हैं वो सागवान, शीशम और पीपल है। इसके अलावा बांस जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुतायत में बांस के झुरमुट वहाँ पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव के वृक्ष सुंदरवन के डेल्टाई इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि मीठा और खारा पानी आपस में मिलता है। वहाँ पर मैंग्रोव के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं और इन मैंग्रोव के पेड़ को वहाँ पर सुंदरी के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। और इसी कारण से इस वन का नाम सुंदर वन पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्षों की बहुतायत है, इसलिए उसका नाम सुंदर वन पड़ा है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है वहाँ पर ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़, देवदार और फर के पेड़ पाए जाते हैं। आपको मैंने लिखा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड का इलाका है, ये सिक्किम का इलाका है और ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। वहाँ पर चीड़, देवदार और फर के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमारा जो वनस्पति है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में इतने सारे पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा जो मैदानी भाग है वो फलों के उद्यान से भरे हुए हैं। यहाँ बहुतायत में फल पाए जाते हैं, फलों के पौधे पाए जाते हैं। इसमें आइए हम देखते हैं प्रमुख फल कौन कौन से हैं और वो हमारे किन राज्यों में पाए जाते हैं। केला। केला जो है उसकी फसल बिहार और पश्चिम बंगाल में होती है बहुतायत में। आपने हाजीपुर के केलों के बारे में सुनी होगी। इसके अलावा अमरूद। अमरूद जो है उत्तर प्रदेश का एक मुख्य फल है। इलाहाबादी अमरूद तो वहाँ का
विश्व प्रसिद्ध होता है। लीची बिहार में एक प्रमुख फसल है और लीची जो है बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध होती है। और आम की जो फसल है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुतायत में होती है। इस प्रकार ये फलों के उद्यान इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुतायत में पाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो वन्य जीव में यहाँ पर हाथी है, बाघ है, हिरण है और बंदर है। ये मुख्य जानवर हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक सींग वाला गेंडा, आपने देखा होगा, एक सींग वाला गेंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन का मुख्य जानवर है और ये भारत की अपनी एक पहचान वाला जानवर है, एक सींग वाला गेंडा। इसके अलावा सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और गंगा नदी में घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के परिचय के बारे में जाना, इसकी स्थिति और विस्तार कहाँ पर है, वहाँ पर जलवायु कैसी है और वहाँ पर के वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। अगले वीडियो में मैं आपके साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के जनजीवन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अगले वीडियो को भी आप देखेंगे जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।